वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज हम 12th क्लास की सेकंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये यूनिट जो है वो एग्ज़ाम में लगभग 7 मार्क्स की आती है। तो इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को 10th क्लास की कुछ नॉलेज होनी चाहिए। 10th क्लास में आपने फिजिक्स में पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों आज हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट आप सभी को पता है कि ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं उनको हम कंडक्टर कहते हैं। और आप सभी लोगों को पता है कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये कंडक्टर है और कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो हमेशा रैंडम मोशन करते हैं, जस्ट लाइक डस्ट पार्टिकल्स। जैसे इन्वायरमेंट में आपने देखा है कि डस्ट पार्टिकल रैंडम मोशन करते हैं, ठीक इसी प्रकार जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रैंडम मोशन करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। और रैंडम मोशन आप देख रहे हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये आपके क्या हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है? कंडक्ट करता है। अब प्रॉब्लम यह है कि अभी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। और हमें बिल्कुल इस स्टेट में, ये अभी फ्री स्टेट में है, और कंडक्टर को जब हम फ्री स्टेट में छुएंगे तो आपको करंट नहीं लगेगा कुल मिला के। तो आप देखिए क्या होता है कि जब हम किसी बैटरी से किसी कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं, देखिए यह आपका कंडक्टर था। जैसे ही हम किसी भी कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं, अगर आपने बैटरी से इसको क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया बैटरी से। तो ये जो कंडक्टर है, जैसे ही हम कंडक्टर से बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, इस टाइप से। यानी आप क्या देख रहे हैं? जैसे ही आपने बैटरी से कंडक्टर को कनेक्ट किया है तो कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो एक स्पेशल डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। किधर से किधर? नेगेटिव टर्मिनल से किधर की तरफ? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। अब आप देखेंगे इससे पहले जब कंडक्टर अपनी फ्री स्टेट में था तो इलेक्ट्रॉन कैसा मोशन कर रहे थे? रैंडम मोशन कर रहे थे, जिसकी वजह से आप देख रहे थे कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो की कोई स्पेशल डायरेक्शन नहीं थी। लेकिन जैसे ही आपने बैटरी को कनेक्ट किया तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में क्या करने लगे? मूव करने लगे। अब हम ये कह सकते हैं कि जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, यानी चार्ज क्या करने लगा? फ्लो करने लगा। और आप सभी लोगों को पता है, आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि करंट बराबर क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। इसका मतलब ये हुआ, अब आप सिंपल से आप ये बात समझ लीजिए, चार्ज जो है वो फ्लो करेगा। किससे फ्लो करेगा? कंडक्टर से फ्लो करेगा। यानी चार्ज आपका कंडक्टर से फ्लो करेगा। अगर ये चार्ज फ्लो कर रहा है तो फ्लो करने में कुछ टाइम लेगा। तो चार्ज अपॉन टाइम को ही क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। अगर इसको आपको डिफाइन करना है तो चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। तो आप देख चुके हैं कि चार्ज को आप किससे नोट करते हैं? Q से, टाइम को T से। तो करंट बराबर क्या हो जाएगा? चार्ज अपॉन टाइम। अब बात इसकी SI यूनिट की आती है। SI यूनिट क्या होगी इसकी? चार्ज की SI यूनिट क्या होती है? कूलाम। और टाइम की? सेकंड। तो कूलाम पर सेकंड ये SI यूनिट होगी किसकी? इलेक्ट्रिक करंट की। और इस कूलाम पर सेकंड को ही हम एक नया नाम देते हैं जिसको हम एम्पियर कहते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पियर। तो कुल मिला के हमें ये ध्यान रखना है कि चार्ज की SI यूनिट कूलाम, टाइम की सेकंड, तो करंट की SI यूनिट हो गई कूलाम पर सेकंड। कूलाम पर सेकंड को ही हम बोलते हैं एम्पियर।
अब प्रॉब्लम ये आती है, करंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होती है। मतलब हम ये मान के चलते हैं कि करंट की जो डायरेक्शन होती है वो उधर की तरफ होती है जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है। तो आप कल्पना करिए, अगर इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ फ्लो कर रहे हैं तो कल्पना करिए कि पॉजिटिव चार्ज अगर फ्लो करता तो किधर फ्लो करता, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट फ्लो करता। इसीलिए आप ध्यान रखिएगा, करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के क्या होती है, अपोजिट होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पे नेगेटिव चार्ज होता है। अगर नेगेटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहा है तो कल्पना करिए पॉजिटिव चार्ज किधर फ्लो करता, इधर की तरफ फ्लो करता। तो इसीलिए मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी बताया था कि जो चार्ज है, करंट इलेक्ट्रिसिटी मैंने आपको बताया था कि जो सारी की सारी थ्योरी जो है पॉजिटिव चार्ज को मान के लिखी गई है। तो इसीलिए हम करंट की डायरेक्शन भी हमेशा ये मानते हैं कि करंट की डायरेक्शन भी हम उधर की तरफ मानेंगे जिधर पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, फ्लो करेगा। इसीलिए करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के क्या होती है, अपोजिट होती है। ठीक है, अब जो है हम नया इसके आगे जो पढ़ने वाले हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि करंट की डायरेक्शन आप देख रहे हैं, करंट की डायरेक्शन तो होती है लेकिन फिर भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। उसका कारण ये है क्योंकि करंट जो है वो वेक्टर के लॉ को फॉलो नहीं करता है, और वेक्टर के लॉ को फॉलो करने की वजह से ये जो करंट होती है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन होने के बावजूद भी। तो अब हम थोड़ा 12th क्लास के टॉपिक पे आ जाते हैं। हम अब पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। relation between drift velocity and relaxation time। तो देखिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर जब अपनी फ्री स्टेट में होता है, कंडक्टर जब अपनी फ्री स्टेट में होता है तो इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती। तो सपोज कर लीजिए, आप सभी लोगों को पता है कि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसीलिए सपोज कर लीजिए एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में हमारे पास n फ्री इलेक्ट्रॉन है। इस कंडक्टर में हमारे पास n फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आप सभी लोगों को पता है, सपोज कर लीजिए पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है, v1, दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है, v2। अगर हम इनिशियल वेलोसिटी देखेंगे तो हम v की जगह हम u लिखेंगे, यानी पहले इलेक्ट्रॉन, इस वाले इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u1, दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है, u2, ऐसे तीसरे की u3। इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगाया है, इसका मतलब वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसे ही अगर nth इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, un। ठीक है, अब बात आती है एवरेज की। तो हम एवरेज कैसे निकालते हैं? अगर हम इन सारे इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी का एवरेज निकालें तो क्या करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनके नंबर से आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आप क्या करेंगे, पहले सारे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटीज़ को क्या कर दीजिए, आप ऐड कर दीजिए, और ऐड करने के बाद आप इसको n से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो ये आपकी निकल के आ जाएगी एवरेज इनिशियल वेलोसिटी। इसको हम थर्मल वेलोसिटी भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की क्या, ये जो वेलोसिटीज़ हैं, इन वेलोसिटीज़ को हम इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटीज़ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि इस बॉडी का कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, और टेम्परेचर के कारण उस टेम्परेचर के कारण ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो इसीलिए इन वेलोसिटीज़ को हम थर्मल वेलोसिटीज़ भी कहते हैं। अब अगर हम थर्मल वेलोसिटीज़ का क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज क्या आएगा थर्मल वेलोसिटीज़ का, 0। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब कंडक्टर अपनी फ्री स्टेट में होता है तो उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, 0 होती है। लेकिन जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ये आप ध्यान रखेंगे, ये वाली इक्वेशन आगे काम आने वाली है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैंने कंडक्टर को किससे कनेक्ट कर दिया,
बैटरी से कनेक्ट कर दिया, या आपने की भी चलिए लगा लेते हैं, ये की को आपने जैसे ही क्या किया, क्लोज किया, तो आप देखेंगे कि सारे के सारे ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा पॉजिटिव से किधर की तरफ होगा, नेगेटिव की तरफ होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। आप देखेंगे सपोज कर लीजिए फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। और जब इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा तो इस पर एक फोर्स लगेगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जब भी किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। और फोर्स इस पर कितना लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है E, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, कैपिटल E। यानी एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगेगा, स्मॉल e कैपिटल E। यहाँ पे स्मॉल e क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, और कैपिटल E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये इस पर आपका टोटल फोर्स लगेगा एक इलेक्ट्रॉन पे। अब आपको पता है कि अगर किसी चीज़ पे फोर्स लगेगा तो आप सभी लोगों को पता है कि फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, ये सभी को पता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पे अगर फोर्स लग रहा है तो उस पर सिंपल सी बात है क्या लगेगा, एक्सीलरेशन भी लगेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लग रहा है, E इज इक्वल टू, एक इलेक्ट्रॉन का मास अगर m मान लिया और एक्सीलरेशन a मानो, तो एक इलेक्ट्रॉन पे एक्सीलरेशन कितना लगेगा, E कैपिटल E अपॉन m। आप सभी को पता है वेलोसिटी अगर आपकी वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सीलरेशन भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसके लिए इस पर काहे का साइन लगा देंगे, वेक्टर का। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर भी काहे का साइन लगा देंगे, वेक्टर का। मास आपकी स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज आपकी स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए इस पर वेक्टर नहीं लगाएंगे। अब सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर की तरफ है, फोर्स इधर लग रहा है। और जब फोर्स इधर लग रहा है तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन भी इधर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सीलरेशन की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होती है, अपोजिट होती है। इसीलिए हम यहाँ पे काहे का साइन लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। ये माइनस का साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, अपोजिट है। तो ये आपका पता लग गया, ये निकल के आ गया, एक्सीलरेशन निकल के आ गया 1 इलेक्ट्रॉन पे। एक इलेक्ट्रॉन पे एक्सीलरेशन है, एक इलेक्ट्रॉन पे ये क्या है, एक्सीलरेशन है। अब देखिए, अब हम थोड़ा इंटरनल जाने की कोशिश करेंगे। अब देखेंगे, आपको इतना पता लग गया भाई बैटरी है, बैटरी से हमने कंडक्टर को जोड़ दिया, और जब बैटरी से कंडक्टर को जोड़ दिया तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करने लगेंगे, उस पर इतना फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा तो एक इलेक्ट्रॉन पे एक्सीलरेशन इतना लगेगा। अब एक बात हमें समझ में, अब आपको सोचना है भाई कंडक्टर होता है, कंडक्टर भी किससे मिलकर बना होता है, एटम से। अब एटम में दो चीज़ें होती हैं, एक तो न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब आप सोचिए, अगर ये कंडक्टर है और आप देख रहे हैं कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन ही इस कंडक्टर में इधर की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो आप ये भूल चुके हैं कि भाई कंडक्टर के अंदर न्यूक्लियस भी तो होगा, और जो न्यूक्लियस होंगे वो मूव नहीं कर रहे होंगे, वो अपने स्थान पे फिक्स होंगे। ये सपोज कर लीजिए मैंने न्यूक्लियस को दिखाया है, ये हमने किसको दिखाया, न्यूक्लियस को दिखाया है। ये जो पॉजिटिव सर्किल करके मैंने दिखाया है, ये उस एटम के न्यूक्लियस को दिखाया है जो अभी किस पोजीशन में, रेस्ट की पोजीशन में। और मूव कौन कर रहा है, मूव कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, ये जो टॉपिक है यहाँ पे अगर आपको समझ में आता है तो ये पूरा का पूरा टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो आप देखिए, सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन है, सिंपल सी बात है, ये इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है कितना, E, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करता जाएगा, सबसे पहले इस वाले न्यूक्लियस से टकराएगा जाके। अब जब ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले न्यूक्लियस से टकराएगा जाके, तो ये बिल्कुल एकदम रेस्ट की पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे भी करके बच के इस न्यूक्लियस से निकल जाएगा, मतलब इस न्यूक्लियस से पार हो जाएगा। ये नहीं कि न्यूक्लियस को पेनिट्रेट करके पार हो जाएगा, मतलब एस्केप कर जाएगा थोड़ा सा बच के, और जैसे ही यहाँ से निकलेगा तो फिर से एक्सीलरेट करना शुरू कर देगा, और एक्सीलरेट करना शुरू करेगा, और जैसे ही आगे की तरफ बढ़ेगा फिर से इस न्यूक्लियस से टकरा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो आगे की तरफ जैसे जैसे बढ़ता जाएगा
वैसे वैसे वो न्यूक्लियस से टकराते हुए बढ़ेगा। तो अब सोचने वाली बात यह है, इलेक्ट्रॉन के पाथ में दिक्कत कहाँ पे आ रही है? जब वो किससे टकरा रहा है? पॉजिटिव चार्ज से टकरा रहा है, तब उसको दिक्कत आ रही है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन अगर इससे टकराया तो यहाँ से टकराने के बाद जब यहाँ तक जाएगा तो बिल्कुल फ्री होके मूव करेगा। भाई देखो यहाँ पे तो गैप है ना, यहाँ पे गैप है, इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो उस पर कोई भी प्रतिरोध करने वाला नहीं है, मतलब वो फ्री होके मूव करेगा। तो अब एक समस्या सबसे बड़ी है कि यहाँ से यहाँ तक ही तो वो फ्री होके मूव कर रहा है, फिर इससे जब आगे टकराएगा जाके तो फिर से जब किसी दूसरे पॉजिटिव न्यूक्लियस से टकराएगा जाके तो यहाँ से यहाँ तक फिर से उसके पास फ्री टाइम होगा। तो एक वर्ड आ गया फ्री टाइम। देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोगों को ध्यान रखना है। एक वर्ड आ गया आपका फ्री टाइम। फ्री टाइम, तो फ्री टाइम क्या होता है? किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन के बीच जो समय होता है वही आपका क्या कहलाता है? फ्री टाइम कहलाता है। और दुर्भाग्यवश इस फ्री टाइम को ही बोलते हैं हम रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब ये हुआ, देखो नाम से स्पष्ट है, रिलैक्स यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ तक ही तो रिलैक्स है, इसीलिए यहाँ से यहाँ तक के टाइम को हमने क्या बोला? रिलैक्सेशन टाइम। और इस रिलैक्सेशन टाइम को हम टाउ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? टाउ से। तो अब प्रॉब्लम ये है, हर इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी क्या है? अलग अलग है। तो हर इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम भी क्या होगा? अलग अलग होगा, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी क्या है? अलग अलग है। तो हर इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम भी क्या होगा? अलग अलग होगा। इसीलिए आपको ये टर्म ध्यान रखनी है, व्हाट इज द रिलैक्सेशन टाइम। तो किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन के बीच लगने में जितना टाइम लगता है दैट इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। और इतने ही टाइम तक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एसिलरेट करता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, इतने टाइम तक एसिलरेट कर रहा है सिर्फ इलेक्ट्रॉन। तो अब हम थोड़ी सी फिजिक्स अप्लाई कर दें इस पर। 9th क्लास में आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी। चलिए आज हम लगा लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती थी, ये मैं मिटा दे रहा हूँ अभी। देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती थी? बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती थी? सभी को पता होगा, B = U + AT। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब आप यहाँ पर ये देखिए, इसका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। B क्या होती है यहाँ पे? फाइनल वेलोसिटी, U इनिशियल वेलोसिटी, A एक्सीलरेशन, T क्या होता है? टाइम। अब हम इस इक्वेशन को इस इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई करेंगे। तो देखिए अगर मैं पहले इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई करूं तो पहले इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? U1। हर इलेक्ट्रॉन पे एक्सीलरेशन उतना ही लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सेम है, तो एक्सीलरेशन उतना ही लगेगा। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू हम बाद में रख लेंगे, अभी हम केवल A ही रख लेते हैं यहाँ पे। लेकिन आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन कितने टाइम तक एक्सीलरेट करता है? रिलैक्सेशन टाइम तक। और रिलैक्सेशन टाइम को किससे नोट किया आपने? टाउ से। तो यहाँ पे टाइम की जगह यहाँ पे लिख लेंगे टाउ, लेकिन ये पहले इलेक्ट्रॉन का है इसलिए यहाँ पे लिखेंगे टाउ 1। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज द रिलैक्सेशन टाइम फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। तो फाइनल वेलोसिटी को B से डिनोट किया, इसीलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे? B1। तो ये आपको एक टर्म पता हो गई, यानी दिस इज द फाइनल वेलोसिटी फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। ये हमेशा इसके बराबर होगी बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसके लिए इसके ऊपर भी क्या लगा लेंगे? वेक्टर लगा लेंगे। लेकिन रिलैक्सेशन टाइम वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, इसलिए इस पर वेक्टर लगाने की भूल नहीं करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिख लेंगे। B2 = क्या हो जाएगा? U2 + A टाउ 2। ऐसे ही तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए लिख लेंगे B3 U3 + A टाउ 3। ऐसे ही डैश डैश करके हम nth इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे Bm = UN + A टाउ n। इतना ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटीज हो गई। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन की कैसी वेलोसिटीज हो गई? फाइनल वेलोसिटीज। फाइनल वेलोसिटी होगी।
हर इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटीज़ मिल गई हमें। अब आप सोचिए थोड़ा सा, क्या सोचेंगे कि जब हम बैटरी अप्लाई करेंगे तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन इस वेलोसिटी से मूव करेगा, दूसरा इस, तीसरा इससे और चौथा इससे। इस वेलोसिटी से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे जब हम क्या अप्लाई करेंगे, बैटरी अप्लाई करेंगे। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये एवरेज हमने कब निकाला था, जब हमने कंडक्टर को बैटरी से जोड़ा ही नहीं था। ये एवरेज हमने तब निकाला था जब हमने कंडक्टर को बैटरी से जोड़ा ही नहीं था, यानी, और हमने ये देखा था कि एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या होती थी, 0। लेकिन अब तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। अब हम इन फाइनल वेलोसिटीज का एवरेज निकालेंगे। हम क्या करेंगे, इन फाइनल वेलोसिटीज का क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। प्रोसीजर तो बिल्कुल सेम होगा। अगर हमें फाइनल वेलोसिटीज का एवरेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी का एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज निकालने का फार्मूला तो बिल्कुल सेम ही रहेगा। क्या रहेगा सेम, भाई B1 को जोड़ो प्लस B2 को जोड़ो प्लस B3 को जोड़ो, डैश डैश करके कहाँ तक, Bn को जोड़ो। भाई n इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटीज को ऐड कर दिया, डिवाइड किससे करोगे, भाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करोगे। तो ये जो एवरेज है ये फाइनल वेलोसिटीज का एवरेज है। तो आप थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, मैं आपको फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, ये जो एवरेज है ये फाइनल वेलोसिटीज का एवरेज है कब, जब हमने कंडक्टर को किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो यहीं से एक टर्म मैं आपको डिफाइन करने जा रहा हूँ। मैंने आपको रिलैक्सेशन टाइम बता दिया, अब मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ये क्या है, पहले ये बताएं। ये जो है वो एवरेज ऑफ फाइनल वेलोसिटी का है। एवरेज किसका एवरेज है, फाइनल वेलोसिटीज का। ये जो एवरेज है वो फाइनल वेलोसिटीज का एवरेज है। तो मैं एक टर्म डिफाइन करने जा रहा हूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड या बैटरी अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में जिस एवरेज वेलोसिटी से मूव करते हैं उस एवरेज वेलोसिटी को ही बोलते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर से मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। इलेक्ट्रिक फील्ड या बैटरी अप्लाई करने के बाद जिस एवरेज वेलोसिटी, ये एवरेज है, जिस एवरेज वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में मूव करते हैं उस एवरेज वेलोसिटी को ही हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, जिसको हम BD से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, BD से। इसका मतलब ये हमें क्या मिल गई, ये हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक्सप्रेशन प्राप्त हो गई। ये हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की क्या प्राप्त हो गई, एक्सप्रेशन प्राप्त हो गई कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमेशा बराबर होती है B1 प्लस B2 प्लस B3 डैश डैश करके Bn अपॉन n। अब पूरी की पूरी जो थ्योरी थी वो लगभग हमने पढ़ ली है, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या था, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। अब आपको दोनों चीजें पता लग गई। व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सिंपल शब्दों में बैटरी लगाने के बाद कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जिस एवरेज वेलोसिटी से मूव करेंगे वो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगी। और किन्हीं भी दो कोलिजन के बीच जितना टाइम लगेगा दैट टाइम इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम, और उसको हमने डिनोट किससे किया था, टाउ से। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हर इलेक्ट्रॉन के लिए रिलैक्सेशन टाइम अलग अलग होगा। क्यों, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, अलग अलग थी। तो देखिए अब हम क्या काम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, B1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ये वाली, B2 की वैल्यू ये वाली पुट कर देंगे, B3 की वैल्यू ये वाली पुट कर देंगे, ऐसे ही Bn की वैल्यू ये वाली पुट कर देंगे। तो चलिए हम करते हैं, ये मुझे मिटाना पड़ेगा। तो देखिए ये आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी BD, ये भी मैं हटा दे रहा हूँ। देखिए अब B1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, U1 प्लस A टाउ1 प्लस U2 प्लस A टाउ2 प्लस U3 A टाउ3, ऐसे ही डैश डैश करके हम क्या करेंगे, UN प्लस A टाउ n, और इसको डिवाइड कर देंगे। वो तो है ही, डिवाइड करना है भाई हमें n से। अब अगर देखें बच्चों, थोड़ा दूर दृष्टि से सोचो, हमें कुछ टर्म दिख रही है। देखिए U1, U2, U3 और UN, इनको हम सेपरेट कर लें। देखिए सेपरेट करने से क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए।
U1 को अलग ले लिया प्लस U2 को अलग ले लिया प्लस U3 को अलग ले लिया, डैश डैश करके कहाँ तक, UN तक। देखिए ये डिनोमिनेटर है तो इसके अपॉन में क्या कर दिया, n प्लस ये क्या है, इन वाली टर्म को अलग ले लीजिए, इसको, इस वाली टर्म को, इस वाली टर्म को, इस वाली टर्म को। ठीक है, तो देखिए रेड वाली जो टर्म है वो अलग लिख ली, वो हमने लिख लिया a टाउ 1, a टाउ 2, a टाउ 3 प्लस डैश डैश करके कहाँ तक, a टाउ n अपॉन, इसके भी अपॉन में क्या लिख सकते हैं, n। अब आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो फिर से यही मिल जाएगा हमें। तो अब थोड़ा कुछ देखिए, कुछ हमें मिला, कोई टर्म है वो गायब हो जाएगी बिल्कुल। कौन सी टर्म गायब हो जाएगी, ये देखिए पहले, ये कुछ मैंने बताया था, ये एवरेज है, किसका एवरेज है, थर्मल वेलोसिटीज का। तो थर्मल वेलोसिटीज का एवरेज क्या होता था, 0। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 0। और जब इसकी वैल्यू 0 हो गई तो आप देखेंगे बी डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये टर्म तो 0 हो गई क्योंकि हम तो पहले ही बता चुके थे जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, 0 होती है। अब आप यहाँ पे गौर करिए, हर टर्म में ए ए ए ए कॉमन है, इसको बाहर निकाल लीजिए तो ये बचेगा ए, क्या बचेगा, टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 डैश डैश करके टाउ n अपॉन में कितना बचेगा, n। तो हम वही तो कह रहे थे, अगर हमारे क्लास में 40 बच्चे हैं और उनके मास का हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने का फार्मूला क्या होगा, सभी के मास को ऐड करके जितने बच्चे हैं उनके नंबर से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। अब थोड़ा गौर करके देखिए, ये टाउ 1 है, टाउ 2 है, टाउ 3 है, डैश डैश करके टाउ n है। ये रिलैक्सेशन टाइम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन का है, थर्ड इलेक्ट्रॉन का है, डैश डैश करके nth इलेक्ट्रॉन का ये रिलैक्सेशन टाइम है। और हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, n। यानी सभी का रिलैक्सेशन टाइम हमने ऐड कर दिया, उसको n से डिवाइड कर दिया, क्या मिलेगा, ये मिल गया, मिल जाएगा हमें, ये पूरा का पूरा मिल जाएगा हमें एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये हमें एवरेज रिलैक्सेशन टाइम मिल गया और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को हमने डिनोट किससे कर दिया, टाउ से। क्या हो जाएगा, यानी बी डी इक्वल टू आ जाएगा ए टाउ। इस पूरे की जगह हमने केवल क्या रख लिया, टाउ रख लिया। तो अब क्या हेडिंग पड़ी हुई थी, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। और थोड़ा सा अगर गौर करें तो देखिए, मैं इसको मिटा देता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए बी डी इक्वल टू आपका आ गया, एक ही वैल्यू रख लीजिए यहाँ पे जो पहले आपने निकाली थी। क्या निकाली थी, एक ही वैल्यू, ई, कैपिटल ई अपॉन एम, ये एक ही वैल्यू रख ली और ये काहे की, टाउ की। तो ये आपका एक और एक्सप्रेशन मिल गई। दिस इज आल्सो द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। तो अब प्रॉब्लम यह है, ये डेरिवेशन आपका आ चुका है कई बार और एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जा चुका है। तो अब आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इससे ये नहीं केवल डेरिवेशन आएगा, इससे कुछ क्वेश्चंस भी बनते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं डबल कर दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं डबल कर दूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डबल हो जाएगी। क्यों, कि भाई अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को डबल कर दिया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। लेकिन ये तो सभी बता देंगे क्योंकि ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप देखिए, ये टाउ क्या है, आपका रिलैक्सेशन टाइम है। अब आप थोड़ा सा सोचिए, सपोज कर लो, अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस टॉपिक का मैं लास्ट करता हूं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये हमारे पास कंडक्टर है और कंडक्टर अपनी किस स्टेट में है, कंडक्टर अपनी किस स्टेट में, फ्री स्टेट में। अब देखिए, किसी कंटेनर में अगर हम पानी को गर्म करें तो पहले पानी जब ठंडा होता है तो आप देखते हैं कि पानी के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बिल्कुल आपको रेस्ट की पोजीशन में नज़र आते हैं।
लेकिन जैसे ही आप उसको गर्म करना शुरू कर देते हैं, जैसे ही आप उसको गर्म करना शुरू कर देते हैं, जैसे ही आप उसको गर्म करना शुरू कर देते हैं, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम मोशन करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब तेज होना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब हमारे पास ये कंडक्टर अपनी फ्री स्टेट में है। अब आप कल्पना करो, मैं इस कंडक्टर को गर्म करना शुरू कर दे रहा हूँ। चलिए, हमने इस कंडक्टर को गर्म करना शुरू कर दिया, तो आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी, अगर आपने इस चीज़ को गर्म करना शुरू करा तो एक सिंपल सी बात है, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। सिंपल सी बात है, किसी भी चीज़ को गर्म करो, वाटर को गर्म करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो हम एक चीज़ तो कह सकते हैं कि टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ध्यान से देखिए, हमने इस कंडक्टर को गर्म करना शुरू करा, तो सिंपल सी बात है, ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो पहले से और तेजी से मोशन करने लगेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो और तेजी से मोशन करने लगेंगे, ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से वाटर को गर्म करने पर वाटर के मॉलिक्यूल तेजी से मोशन करने लगते हैं, ठीक इसी प्रकार ये इलेक्ट्रॉन भी तेजी से उस कंडक्टर के अंदर मोशन करने लगेंगे। अब एक सिंपल सी बात है, मोशन तेजी से होगा तो टकराएंगे भी तेजी से। अगर सपोज कर लो ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस है, दो न्यूक्लियस हैं, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगेगा वो क्या कहलाएगा, रिलैक्सेशन टाइम। अब आप ये सोचिए, हमने गर्म करा तो इसकी वेलोसिटी तो बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ गई, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये बहुत जल्दी यहाँ पहुँच जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय होगा वो पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिलैक्सेशन टाइम होगा वो कम हो जाएगा। यानी रिलेशन देखिए, टेम्परेचर बढ़ा, रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ, और रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चे हमेशा गलत कर देते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी, लेकिन रियलिटी में मैंने आपको समझाया ऐसा नहीं है। टेम्परेचर बढ़ाने पे रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये आपका आज का टॉपिक था, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। आगे के वीडियो में हम आपको आगे का टॉपिक पढ़ाएंगे, और जो भी आपकी क्यूरीज हैं वो आप पूछ सकते हो। थैंक यू। और एक बात मैं आपको बताना चाहता था कि अगर आपको आज का जो टॉपिक है वो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।